और आप किसी महिला को बोलोगे कि आपके लिए हिंसा क्या है, तो उसे वर्बल वायलेंस भी बहुत परेशान करता है। कोई मेरे बगल से एक बाइक से आदमी निकला और उसने कहा और जुगाड़ में भी ऐसा नहीं है जरूरी कि हम अनजान जगहों पे अनसेफ महसूस करते हैं, अपने आसपास भी हम बहुत अनसेफ महसूस करते हैं। बताया होगा विक्रम में लोग कैसे बैठते हैं, ये कोहनी उनकी हमेशा हमारी छाती को टच करती रहती है। 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा होने लगता है तो दिल बैठने लगता है कि अब यहाँ रहना भी चाहिए, यहाँ अंधेरा है। सूर्य डूबने के साथ ही जैसे लड़कियों का आकाश भी डूब जाता है, जैसे जैसे छायाएं सिमटती हैं, लड़कियों की जगहें भी सिमटना शुरू हो जाती हैं। अंधेरा दाखिल हो उससे पहले ही उन्हें दाखिल हो जाना चाहिए अपने घरों के प्राचीन अंधकार में। नरेश सक्सेना की ये पंक्तियां कई बार लगता है कि उत्तराखंड के लिए ही लिखी गई हैं। खास तौर पर बहुत वक्त नहीं बीता जब उत्तराखंड की महिलाएं यहाँ के जन आंदोलनों की धुरी होती थी और यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़, लेकिन आज वे अपराधियों के निशाने पर हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट बताती है कि उत्तराखंड में महिलाएं असुरक्षित हैं, पर अफसोस इस राज्य की ज्यादातर महिलाएं अपने सामने खड़े उस खतरे को देख नहीं पा रही हैं। वे फिलहाल ढोलक और चिमटे की थाप पर होने वाले कीर्तनों में या फिर रीलबाजी में इतनी व्यस्त हैं कि बाकी बातों की उन्हें कोई खबर ही नहीं। नरेश सक्सेना की इसी कविता की एक लाइन और, गर्दन तक चलती हुई छुरी की खिस खिस शामिल होती है तुम्हारे कीर्तन के ढोल धमाकों में। समझना इस बात को और वीडियो अंत तक देखना। नमस्कार, बात बोलेगी चैनल पर आपका स्वागत। मेरा नाम है त्रिलोचन भट्ट और मैं करता हूं जन सरोकारों की बात। बात बोलेगी एक चैनल नहीं, आंदोलन है। घोर आर्थिक संकट के बावजूद दृढ़ता के साथ चलाया जा रहा एक आंदोलन। इस आंदोलन को आपके सहयोग की अत्यधिक आवश्यकता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड में महिलाओं के खिलाफ अपराध इस साल अप्रैल तक पिछले साल की तुलना में बढ़े हैं, खासकर रेप के मामले। हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में सबसे आगे है। इससे पहले एक रिपोर्ट और आई थी, नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑफ वुमेन्स सेफ्टी यानी NARI नारी, एक संस्था ने तैयार की थी ये रिपोर्ट और राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने जारी की थी। इस रिपोर्ट में देहरादून को महिला सुरक्षा में 60.6% स्कोर मिला था और इसे महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा असुरक्षित देश के 10 शहरों में शामिल किया गया था। रिपोर्ट आते ही राज्य महिला आयोग भड़क गया था और अपनी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जारी रिपोर्ट को झूठी रिपोर्ट बता दिया था। रिपोर्ट बनाने वाली संस्था को कुछ नोटिस फोटिस भी दिए गए थे, फिर पता नहीं क्या हुआ होगा। मतलब ये कि स्थिति में सुधार करने के प्रयास करने के बजाय रिपोर्ट को ही झूठी बता दिया गया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली। इन रिपोर्टों में तमाम आंकड़े हैं, लेकिन आंकड़ों की यह गूंज महिलाओं के कीर्तन के ढोल धमाकों में दब गई। किसको फुर्सत है कि इस तरफ ध्यान दे? रोज कहीं न कहीं कीर्तन और फिर मुफ्त में किसी मंदिर की तीर्थ यात्रा, बस यहीं तक सिमट गई है पहाड़ जैसे हौसलों वाली महिलाओं की जिंदगी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। आज भी पहाड़ आबाद है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि महिलाओं की एक बड़ी संख्या यहां अब भी हिम्मती है, हुनरमंद है और मेहनती है। बावजूद इसके कि हमारे मित्र प्रेम बहुखंडी बार बार एक बात कहते हैं कि उत्तराखंड में 50 साल से कम उम्र की ज्यादातर महिलाओं के पास कोई स्किल नहीं है, कोई कौशल नहीं है, यानी कि उन्हें कोई काम ही नहीं आता जीविकोपार्जन जिससे हो सके। उत्तराखंड में महिला अपराधों के मुद्दे पर देहरादून के दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में मासिक कार्यक्रम खबर पात में चर्चा हुई। चर्चाकार थी महिला मुद्दों पर काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता और एक्टिविस्ट दीपा कौशलम। दीपा कौशलम ने नारी रिपोर्ट 2025 की गहराई से व्याख्या की
अफसोसजनक ये रहा कि जिस राज्य में महिलाएं हमेशा अपने हकों के लिए और जन मुद्दों के लिए आगे रही, वहां इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में एक भी महिला मौजूद नहीं थी। दीपा कौशलम ने नारी रिपोर्ट के कई प्रमुख बिंदुओं को हाईलाइट किया। कहा कि रिपोर्ट में महिलाओं पर होने वाले अपराधों को वर्गीकृत किया गया है, किस तरह के अपराध ज्यादा होते हैं और किन किन जगहों पर इस तरह के अपराध ज्यादा होने की संभावना रहती है। ये भी बताया कि ऐसी घटनाओं से महिलाएं किस किस तरह से और कैसे कैसे प्रभावित होती हैं। 317 पेज की रिपोर्ट है, बहुत ही शानदार रिपोर्ट है। मैं कभी मौका मिला तो फिर से उस पर बात करेंगे, जब ज्यादा महिलाएं भी होंगी हमारे बीच में, शायद और उनके ओपिनियन निकल के आएंगे। जो की फाइंडिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रखना चाह रही हूँ। तो वो रिपोर्ट कहती है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट इन पब्लिक स्पेसेस, जो ये इश्यूज हैं वो ये वाले हैं। और उन्होंने पब्लिक स्पेसेस में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, स्कूल, वर्क प्लेसेस, पब्लिक टॉयलेट्स, वाटर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जो होते हैं उनको लिया है और पार्क्स को लिया है। आखिर जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मतलब महिलाओं पे क्या बीतती है जब उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये है कि वो उनकी पार्टिसिपेट करने की एबिलिटी को कम करता है। मतलब ऑटोमेटिकली एक डर बैठ जाता है, एक असुरक्षा बैठ जाती है कि 6 बजे के बाद जैसे अंधेरा होने लगता है तो दिल बैठने लगता है कि अब यहाँ रहना भी चाहिए, यहाँ अंधेरा है, यहाँ मर्द ज्यादा है, या ये सेफ प्लेस नहीं है, या विक्रम में बैठने से पहले 10 बार हम इधर उधर देखते हैं। तो एक असुरक्षा जो होती है वो हमारी कैपेसिटी को कहीं ना कहीं कम करती है। और वो सिर्फ कैपेसिटी को सिर्फ सड़कों पे कम नहीं करती, वो स्कूल कॉलेजेस में कम करती है। लेट इवनिंग क्लासेस होती है, उनके लिए मुश्किल होती है। वर्क प्लेसेस पे अगर आप थोड़ा लेट आ रहे हैं वहां समस्या होती है। और पब्लिक लाइफ में जो कि हम लोग फेस करते ही हैं, एक खुल के जीने का जो एक आनंद से जीने का जो एक भाव होता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाता है। हम रेस्ट्रिक्ट करते चले जाते हैं, रोकते चले जाते हैं, यहाँ नहीं जाना, इतने बजे नहीं जाना, इस समय नहीं जाना, ऐसी अवस्था में जाना, ऐसे कपड़ों में नहीं जाना। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ होने वाली मौखिक छेड़छाड़ को गंभीरता से नहीं लिया जाता, लेकिन वास्तव में ऐसी घटनाएं महिला को मानसिक रूप से बहुत परेशान कर देती हैं। उन्होंने अपने साथ हुई एक घटना के बारे में भी बताया, सुनिए। मैं पंचायती राज ऑफिस जा रही थी और दिन का टाइम था, अभी कुछ 1 हफ्ता पहले की बात है। और मैंने अपना स्टॉल जो था वो पूरा लपेटा हुआ था क्योंकि वहाँ बहुत धूल थी और चश्मा लगाया हुआ था। मेरे बगल से एक बाइक से आदमी निकला और उसने कहा और जुगाड़। मतलब आग लगती है ना, जैसे पूरे सिर से लेके पैर तक ऐसा महसूस हुआ। और फिर मैं सोचती रही कि मैं उसको पकड़ूं कैसे। अब वो बाइक पे था तो मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ी, आगे ट्रैफिक लाइट थी और वो वहां रुक गया। मैं दौड़ी बहुत तेज थी, मैंने यही हील्स पहनी हुई थी और उस दिन मुझे समझ में आया कि शूज पहनने की जरूरी है। मैंने यही हील्स पहनी थी, मैं दौड़ी और मैंने जाके पीछे से उसके गिराबान पे हाथ मारा। उसमें चेन पहनी हुई थी चांदी की, वो चेन टूट गई। उसने बोला क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? मैंने कहा क्या बोला तूने? कि कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं याद क्या बोला? मैंने कहा मैं वहां से दौड़ के आ रही हूँ, तेरे साथ 4 बाइक वाले खड़े हैं, इनको क्यों नहीं पकड़ा? तुझे क्यों पकड़ा? और मैंने उसकी बाइक की चाबी निकाली और चाबी आप मैंने किनारे लगा दो बाइक, क्योंकि हिम्मत कैसे हुई बोलने की। मैंने कहा ये सोच है महिलाओं के लिए, अपनी माँ बहनों को भी इसी शब्द से तू संबोधित करता है। अरे मैडम आपको नहीं, आंटी आपको गलतफहमी होगी। मैंने कहा आंटी तुझे मैं भी बताता है, तू नीचे उतर बाइक से। उतरा, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरे को माफ कर दो। मैंने कहा तू माफी किस चीज के लिए मांग रहा है अगर तूने कुछ किया नहीं है? तो 5-7 मिनट तक पूरी बॉडी वाइब्रेट करती रही कि मतलब क्या मानसिकता क्या है, कैसे आप बोल सकते हैं एक औरत के बगल से निकलते हुए। और मैं ये सोचती रही कि क्या मेरा मुंह बांधने की वजह से उसने ऐसे कहा, क्या चश्मा लगाने की वजह से ऐसे कहा, क्या कपड़ों की वजह से ऐसे कहा। बहुत देर तक दिमाग में सब चीजें चलती रही। तो एक मुझ जैसी औरत के लिए जब इस तरह के भाव आते हैं तो मैं सोचती हूँ जो कॉलेज गोइंग लड़कियां होती हैं, जो निकल के आती हैं, जो बड़ी हिम्मत के साथ बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, उन पे क्या बीतती होगी। बहुत देर तक इस बात पे दिमाग पे आता रहा। हालांकि उसको धक्का वुक्का देके उसकी गाड़ी की चाबी फेंक के मैं निकल गई। ज्यादा हिंसा करने का मेरा मकसद नहीं था, लेकिन उसको हिलाना जरूरी था कि अगली बार वो किसी को ऐसे रिमार्क करने से पहले 10 बार सोचेगा कि महिला कैसे रिस्पॉन्ड कर सकती है। उसे लगा था मैं बच के निकल जाऊंगा। आपके लिए एक ताली तो बनती है। रिपोर्ट का हवाला देते हुए दीपा कौशलम ने कहा कि महिलाएं केवल अपरिचित जगहों पर ही नहीं, अपने आसपास की और अपनी जानी पहचानी जगहों पर भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। ऐसा नहीं है जरूरी कि हम अनजान जगहों पे अनसेफ महसूस करते हैं, अपने आसपास भी हम बहुत अनसेफ महसूस करते हैं। तो उन सब चीजों में भी हमें एक आकलन करने की जरूरत है कि हमारे शहर कितने इंक्लूसिव हैं, टॉलरेंट कितने हैं,
ये एक सेफ सिटी की अवधारणा में आती है चीजें, लेकिन उसमें जब विमेन सेफ्टी की बात आती है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने दीपा कौशलम से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई तरह के सवाल भी पूछे, जिनका उन्होंने तर्कों और तथ्यों के साथ जवाब दिया। लड़कियां अपनी बात को, जो हुआ है, घटना घटी है इस कॉलेज जाने में, स्कूल जाने में, एक दस्त के अंदर, वो घर में बताने से रुकती है। घर वाले जागने की जरूरत है कि जिस तरीके से हम घर में बच्चों को पढ़ा करते हैं, वो मैस्कुलिनिटी कहते हैं, मर्द आएंगे नहीं। Three, do all the police stations here have CCTVs, and are they monitored at the SSP's office? These are a couple of questions I have. खबरपात कार्यक्रम दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में हर महीने आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है। इसमें उस महीने की एक या दो प्रमुख घटनाओं पर चर्चा होती है और उस विषय के जानकारों के साथ बातचीत की जाती है। महिला सुरक्षा के सवाल पर बात करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, लेकिन इसमें बहुत कम लोगों का शामिल होना और किसी भी महिला का कार्यक्रम में न आना कहीं ना कहीं यह संकेत तो देता ही है कि महिलाओं को उनके हकों और उनके मुद्दों को भटकाने में सत्ताधारी कामयाब हो चुके हैं। भजन कीर्तन उत्तराखंड की महिलाएं पहले भी करती थी और खूब करती थी, लेकिन इसके साथ ही वे खेती बाड़ी भी करती थी, बच्चों का लालन पालन भी करती थी, पशुपालन भी करती थी और अपने हकों के लिए आंदोलन भी करती थी। हाल के सालों में सब कुछ सिमट गया, बाकी रह गया तो सिर्फ भजन कीर्तन और मंदिरों की यात्रा। उत्तराखंड महिला मंच की निर्मला बिष्ट अक्सर सवाल उठाती हैं कि महिलाओं को किसी ऐतिहासिक जगह, मसलन जलियांवाला बाग या तिलाड़ी की यात्रा क्यों नहीं करवाई जाती, केवल मंदिरों में ही क्यों भेजा जाता है। दरअसल उस टोले की राजनीति मंदिरों से ही चलती है, सिर्फ मंदिरों से ही चलती है। हम मंदिरों की यात्रा का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि महिलाओं को अपनी लड़ाइयां भी लड़नी होंगी, उन्हें इतिहास की भी जानकारी होनी चाहिए और समाज की भी, जो आजकल चल रहा है उसकी भी। केवल धार्मिक कहानियों की जानकारी होने से कुछ नहीं होने वाला है। एक गीत अक्सर सड़कों पर गाया जाता है, औरतें उठी नहीं तो जुल्म बढ़ता जाएगा, जुल्म करने वाला सीना जोर बनता जाएगा। सहमी गंगा की धार, कांपे बदरी केदार, सहमी गंगा की धार, कांपे बदरी केदार, बादल घिर घिर के आए, फैले जहरीले साए, ऐसा तो देखा पहली बार रे ओ भैया, ऐसा तो देखा पहली बार रे। कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, कहीं कहीं माँ जी के आंसू पोंछ रही है बहना, अपने दुख दर्दों को बाबा भूल गए हैं कहना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम आपसे सहयोग की उम्मीद करते हैं। आपका सहयोग लाइक के रूप में हो सकता है, कमेंट के रूप में हो सकता है, वीडियो शेयर करने के रूप में हो सकता है, या फिर आर्थिक मदद के रूप में हो सकता है। हम जनता की बात करते हैं, किसी धन्ना सेठ या सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, ना कभी फैलाएंगे। आप समझते हैं कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, तो हमें अपनी जेब खर्च में से एक छोटी सी राशि निकालकर आर्थिक सहयोग दीजिए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आर्थिक सहयोग के लिए मैं AI वीडियोस 9001 का आभार व्यक्त करता हूं। जल्दी मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ, एक और वीडियो में। नमस्कार।